मैं अर्जुन सर ज्ञान निधि चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमने बताया था कि आपको OMR देंगे। तो आइए, हमने OMR का नोट्स बनाया है। देखिए, पहला प्रश्न है कि ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार हैं। तो ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है बाबू गुलाब राय या गुलाब राय, कोई नाम आ सकता है, चाहे बाबू गुलाब राय आए या फिर गुलाब राय आए। दूसरा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तीसरा, सरदार पूर्ण सिंह। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो बाबू गुलाब राय, इसका जो आंसर होगा बाबू गुलाब राय। प्रश्न नंबर 2, नीरजा के रचनाकार हैं। नीरजा किसकी रचना है, अर्थात नीरजा किसकी रचना है? चार ऑप्शन है, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, और चौथा ऑप्शन है वियोगी हरि। तो नीरजा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा। ठीक, ऐसे छपना आपको। प्रश्न नंबर 3, कह रहा है श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं। कौन है? गोस्वामी विठलनाथ, दूसरा लल्लू लाल, तीसरा इंसा अल्लाह खां, चौथा नबी हुसैन। इसमें कौन है? पहला ऑप्शन सही होगा, गोस्वामी विठलनाथ। ठीक, चौथे प्रश्न पे आएंगे। जयशंकर प्रसाद जी की रचना नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये जो नहीं लिखा है, ठीक, क्योंकि ये नहीं पढ़े हैं कि जयशंकर प्रसाद की रचना है, बस देखे कि आंसू है तो आंसू मार दीजिए। नहीं है तो नहीं पे ध्यान देना है। पहला दिया आंसू, लहर, झरना, यामा। तो ध्यान देना, आंसू, लहर, झरना, ये तीनों किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की। यामा इनकी रचना नहीं है। ठीक, आते हैं अगले प्रश्न 5 नंबर। चरण कमल बंदौ हरिराई में कौन सा अलंकार है? ये आपके सूरदास जी का पहला पद है। इसमें पहला ऑप्शन दिया यमक अलंकार, दूसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, तीसरा है रूपक अलंकार, चौथा श्लेष अलंकार। तो इसमें क्या ठीक होगा? राइट आंसर है तीसरा, रूपक अलंकार। आते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, सोरठा के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? इसका परिभाषा पढ़े होंगे ना, इसका डेफिनेशन, कि कहता है कि पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी। तो पहला ऑप्शन से होगा 11-11 मात्राएं। 7 नंबर प्रश्न है, बिंध के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे। तो क्या है कि जो बिंद पर्वत पर रहने वाले मुनि लोग थे, वो तपस्या तो कर रहे थे, व्रत तो धारण किए थे, लेकिन वो उदास थे, दुखी थे। ये दुख और उदासी को ही देख के पहचान लीजिएगा कि दुख की बात है, अर्थात इसमें रस पूछ रहा है। तो कौन सा रस है? वीर रस, करुण रस, हास्य रस, भयानक रस। जब दुख है तो कौन सा रस होगा? करुण रस, यानी सेकेंड ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सही होगा। देखें तो ये 7 नंबर जो प्रश्न है, ये कौन है? करुण रस। तो ध्यान देना, आपके सिलेबस में मात्र 2 ही रस हैं जो कक्षा 10 में आएंगे, करुण रस और हास्य रस। आपको तीसरे पर ध्यान ही नहीं देना है, एकदम 100% फिक्स है कि करुण और हास्य आएगा। तो यहाँ दुख की बात है, तो यहाँ करुण रस सही है। ठीक, अब आगे 8वें नंबर पे आते हैं। प्रश्न नंबर 8, अधिनायक में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? उपसर्ग समझते हैं ना, उपसर्ग कौन लगा है? अधिनायक। तो अधिनायक में उपसर्ग क्या होता है? जो मूल शब्द के पहले लगे, वो क्या है? उपसर्ग। तो अधिनायक, अब देखिएगा, पहला ऑप्शन दिया अप, दूसरा है अभि, तीसरा है अधि, चौथा है नायक। ठीक, तो देखिए, तो नायक में क्या लगा है? अधि, पहले लगा अधि, तो इसका ऑप्शन सही होगा अधि। ठीक, जो पहले लगता है उपसर्ग। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 का कह रहा है बनावट में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो बनावट, तो प्रत्यय क्या होता है? जो मूल शब्द के बाद लगे, जो मूल शब्द के बाद लगे क्या होता है? प्रत्यय, आपने पढ़ा है। तो बनावट, तो बना मूल शब्द पहला हो गया, वट पाद में लगा। तो देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है? बना, वट, घट, वट, पट। तो इसमें क्या है? वट। प्रश्न नंबर
ऑप्शन नंबर 3। यह भी ध्यान देना है, आपके सिलेबस में एकदम 100% उपसर्ग और प्रत्यय आएंगे, ये तो निश्चित ही आएंगे। तो आप उपसर्ग और प्रत्यय देख लीजिएगा, और यहीं से ही आएंगे उपसर्ग और प्रत्यय। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 करे तद। तद का पुल्लिंग शब्द का चतुर्थी व्यक्ति एक वचन में रूप होगा। तो चतुर्थी व्यक्ति में कौन रूप होगा ये बता रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो क्या कह रहा है, अब देखिए पहला ऑप्शन है तम, तेन, तस, तस्मय। तो इसमें क्या होगा, तस्मय। क्या होगा, तस्मय। आप ध्यान दीजिएगा, ये तद का रूप एकदम 100% आएगा। पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, नपुंसकलिंग। तो पढ़ लीजिए, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग 80% मिल रहा है कि उसका प्रथमा द्वितीय विभक्ति बदला हुआ है, अन्यथा पूरा का पूरा एक ही पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। अब इससे बगल आए, थोड़ा सा अंतर हो जाए तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। एक बार किताब में देखिए, माइंडसेट बैठाइए, 100% इसमें से आएगा किसका, तद का रूप, पुल्लिंग आए या फिर स्त्रीलिंग आए। आइए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है भारतेंदु युग, दूसरा है शुक्लोत्तर युग, तीसरा है शुक्ल युग, चौथा है द्विवेदी युग। तो ध्यान दीजिएगा, शुक्ल यहाँ नाम ही इनका लिखा हुआ है रामचंद्र शुक्ल, तो ये युग प्रवर्तक खुद ही हैं। तो इनका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा शुक्ल युग। समझ रहे हैं। और यह भी ध्यान देना है कि आपके सिलेबस में मात्र शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग दिया है, तो दो ही युग तो आपको पढ़ना है। इसमें आप भारतेंदु युग और द्विवेदी युग ऐसे ही काट दीजिएगा, बचा दो ऑप्शन, दो में से इनके नाम ही बता रहा है कि शुक्ल युग के हैं, शुक्ल जी शुक्ल युग के हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कलम का सिपाही किसकी रचना है। कलम का सिपाही किसकी रचना है। पहला ऑप्शन है अंग्रेजी, दूसरा ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार, तीसरा ऑप्शन है अमृत राय, चौथा ऑप्शन है अग्रवाल जी। तो आपने पढ़ा है कि कलम का सिपाही अमृत राय, किसकी, अमृत राय, यानी ऑप्शन तीसरा सही है। ऑप्शन तीसरा क्या है, सही है। कौन लिखे हैं, अमृत राय। तो ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न है 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है शुक्ल युग की समयावधि है। समयावधि मतलब समय, समझ रहे हैं, समयावधि मतलब समय। लेकिन थोड़ा सा बच्चों ध्यान दीजिएगा कि बच्चों पेपर से संबंधित कोई भी समस्या हो तो तुरंत कमेंट करें, हम आपकी समस्या का समाधान तुरंत करने का प्रयास करेंगे। और बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो आइए चलते हैं हम अपने प्रश्न पर। क्या है 13वां प्रश्न, शुक्ल युग की समयावधि है। अब शुक्ल युग का आप समय पढ़े होंगे, पर ऑप्शन क्या है, 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, दूसरा है 1936 से 1936 से ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, तीसरा है 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक, चौथा है 1950 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए क्या है, पहला ऑप्शन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। कौन, 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। ठीक, आइए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, आधुनिक काल की समय सीमा है। आधुनिक काल किसे कहते हैं आपको पता होगा। ऑप्शन क्या है, पहला है 1843 ईस्वी से अब तक,
दूसरा 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, तीसरा 1918 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक, चौथा 1900 सॉरी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आधुनिक काल कहते हैं किसको, आधुनिक आज का, तो जो अब तक चल रहा हो, तो पहला ऑप्शन में ही है 1943 से अब तक। ठीक। प्रश्न नंबर 15, साकेत किसकी रचना है? साकेत किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। तो ध्यान से दीजिएगा, साकेत, साकेत किसकी रचना है? प्रश्न ऑप्शन नंबर 4 मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ठीक, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। फिर आ गया नहीं, नहीं को जरूर ध्यान दीजिएगा कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। 3 इनकी रचनाएं हैं, एक ही ऐसी रचना है जो इनका नहीं है। देखते हैं। पहला ऑप्शन निहार, दूसरा सांध्य गीत, तीसरा युगांत, चौथा दीपशिखा। ऑप्शन थर्ड क्या है? ऑप्शन थर्ड। इसमें मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ सेकेंड आ गया, लिखा गया है थोड़ा सा। चलिए देख लीजिए कि थर्ड ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 17, शोक किस रस का स्थायी भाव है? पहला ऑप्शन है हास्य रस, दूसरा ऑप्शन है करुण रस, तीसरा ऑप्शन है वीर रस, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, तो शोक है तो कौन है? करुण रस। क्या है? करुण रस, ऑप्शन नंबर 2। ध्यान दीजिएगा, आपके सिलेबस में करुण रस और हास्य रस 2 में से एक ही आएंगे। ये आपसे बार बार बता रहा हूँ, जो आपके सिलेबस में उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा रस नहीं पढ़ना है, ज़्यादा अलंकार कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो आप सिलेबस देखिए, सिलेबस में जो बस उतना पढ़िए। अब पढ़ने का भी समय नहीं है, रिवीजन करिए। ठीक, इस OMR को 1 2 बार 3 बार देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 18, मछली का पर्यायवाची, मछली का पर्यायवाची है कौन है? पहला द्विज, दूसरा मीन, तीसरा रचना, चौथा मूढ़। तो ये जो मछली का पर्यायवाची है ऑप्शन नंबर 2 यानी मीन, मीन मीन्स मछली। अगले प्रश्न नंबर 19, यद्यप में संधि कौन सी है? यद्यप में कौन सी संधि है? पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा यण संधि, चौथा अयादि संधि। तो यदि धन अपि, यदि धन अपि संधि विच्छेद करेंगे, तो जब यदि धन अपि होगा तो यहाँ होगा यण संधि। क्या होगा? यण संधि। और लास्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न, जो OMR का 20 प्रश्न आता है, ये 20वां प्रश्न है। सुख दुख में समास कौन सा है? सुख दुख में समास कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया है बहुब्रीहि समास, दूसरा दिया द्वंद्व समास, तीसरा दिया कर्मधारय समास, चौथा दिया तत्पुरुष समास। तो ध्यान दीजिएगा, सुख दुख अलग अलग हैं। देखिए समास अगर द्वंद्व, ये द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास ध्यान दीजिएगा, ये कौन है? ऑप्शन 2 द्वंद्व समास। ध्यान ये देना है, देखिए ना बीच में जो डैश का निशान लगा है या और हो, जब ऐसे होते हैं तो क्या होते हैं? द्वंद्व समास। ठीक, तो बच्चों इस तरह से आपका रहा 20 नंबर का OMR। इसको 2 बार 4 बार देख लीजिएगा और मन से देखिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, देख रहे हैं ना जो संधि दिया है, तो संधि आप सिलेबस से देखिएगा, संधि मात्र 2 ही आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है यण संधि और वृद्धि संधि, 2 ही संधि पढ़ना है। तो इसमें आपको वृद्धि कहीं दिख नहीं रही है, जब वृद्धि ना दिखे तो यण संधि है, यण नहीं दिख रहा है तो वृद्धि संधि है। आपको ऑप्शन 2 ही चूज करना है, यण या वृद्धि। अपना थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करिएगा। ऐसे समास कितने होते हैं? 6 प्रकार के, परंतु आपके सिलेबस में मात्र कितने हैं? 4, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, बहुब्रीहि। ठीक, तो इन 4, 6 नहीं, केवल द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, बहुब्रीहि। ठीक, अगर आपको समस्या होगी किसी तरह की समास में, संधि में, किसी भी चीज़ में, तो कमेंट करिएगा,
जल्दी से जल्दी आपकी समस्या समाधान कर दी जाएगी। तो बच्चों अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।